नमस्कार दोस्तों, YouTube के एस्ट्रोलाइव चैनल में मैं डॉक्टर अनुराग तिवारी आप सभी का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं इस विशेष एपिसोड में। इस एपिसोड में दोस्तों, जो आज हमारे देश में सबसे बड़ी समस्या है और हमारे देश के हर नागरिक के मन में अभी जो भाव हैं कि कोरोना वायरस को पैदा करने वाला जो देश है वो तो बहुत ही आराम से बैठा हुआ है, लेकिन भारत में त्राही त्राही मची हुई है और किसी तरह से अपनी जान बचाते हुए लोग नज़र आ रहे हैं। तो ये जो परिस्थितियां हैं ये कब समाप्त होंगी और चीन को कब उसके किए की सज़ा मिलेगी, ये आज हर भारतवासी के मन में होगा। निश्चित रूप से मेरे मन में तो बहुत ही ज़्यादा है और इसीलिए मैंने काफ़ी गहन अध्ययन किया है चीन की कुंडली का, भारत की कुंडली का, और इस बारे में कुछ रिसर्च पेपर्स भी पढ़े हैं। वो जो 5G के साथ कोरोना को जोड़ के देखा जा रहा है उसके विषय में। तो आज इन सभी बातों के विषय में आपसे चर्चा करने वाला हूँ अपने इस खास एपिसोड में। तो अंत तक आप जुड़े रहिएगा। निश्चित रूप से कुछ न कुछ आप इस वीडियो को देखने के बाद आपको कुछ न कुछ मार्गदर्शन मिलेगा, आपको कुछ न कुछ समझ में आएगा कि भारत का आने वाला समय कैसा है, चीन का आने वाला समय कैसा है, चीन को उसके किए की सज़ा मिलने का समय कब आ सकता है, और साथ ही ये जो 5G वाला इशू है कि 5G की टेस्टिंग जहाँ भी हो रही है उधर कोरोना का प्रकोप हो रहा है, तो इस विषय में भी क्या कुछ हो सकता है, इस पे भी ज्योतिषी आकलन हम करेंगे। तो निश्चित रूप से आपको कुछ इससे भी मार्गदर्शन मिलेगा। अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को भी दबाएं ताकि हमारे वीडियो सबसे पहले आपको मिले। हमारे चैनल में हम वर्तमान समय की जो ग्रह स्थितियां रहती हैं उनकी विवेचना करते हैं, देश और दुनिया पे उसका क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी विवेचना करते हैं, और आपके ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा इसकी भी विवेचना करके उपाय भी आपको बताते हैं। तो कोशिश करते हैं कि आपको ज़रूर कुछ मदद कर सकें, मार्गदर्शन दे सकें, और इसी उद्देश्य से हमने ये चैनल चालू किया था। तो दोस्तों आइए अब विषय पर आते हैं। सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो चल रहा है जिसको हम सभी अभी भुगत रहे हैं दोस्तों, ये एक तरह का युद्ध ही है। मैंने अपने 7-8 महीने पहले के भी वीडियो में जो कि युद्ध पे मैंने बनाया था उसमें ये बात कही थी। हालांकि हमारे कुछ मित्र उसके बाद जो फिजिकल वारफेयर है उसको खोजते रहे और मुझे अपने कमेंट्स से बताते भी रहे कि ऐसा तो नहीं हुआ, युद्ध तो नहीं हुआ। हालांकि गलवान में कन्फ्रंटेशन हुआ था, लेकिन दोस्तों आपको समझना होगा कि ये जो समय है जब सभी जो प्रमुख देश हैं वो परमाणु हथियारों से लैस हैं, तो ऐसे समय में डायरेक्ट वारफेयर कोई भी देश करना नहीं चाहता है, क्योंकि परमाणु बम गिरने का खतरा है। और निश्चित रूप से ऐसे समय में छुप के वार करना या बायोलॉजिकल वेपन्स के सहारे वार करना या इस तरह के वायरस के सहारे दुश्मन देश को नुकसान पहुंचाना, ये एक आसान प्रक्रिया है। और मुझे लगता है पर्सनली कि ये इसी को फॉलो किया जा रहा है चीन के द्वारा। अभी कुछ पेपर्स भी, हालांकि मैंने तो 6-7 महीने पहले ही कह दिया था कि चीन ने ये वारफेयर शुरू किया है। अभी कुछ पेपर्स निकल के आए हैं अमेरिका ने, जो कि देश को, दुनिया को बताया है कि चीन में इस तरह की बातें 2015 से चल रही हैं कि कोरोना को एक हथियार के रूप में इस्तेमाल किया जाए। तो आगे आगे देखिएगा, निश्चित रूप से जो बातें मैं कह रहा हूँ वही 100% सिद्ध होंगी, सही सिद्ध होंगी। तो दोस्तों ये एक युद्ध ही चल रहा है और इस युद्ध में चीन ने अपने जितने प्रमुख शत्रु हैं, अमेरिका, भारत, यूरोप के बहुत से देश, ब्राज़ील वो भी एक कॉम्पिटिटर था उसका, ब्रिक्स जो कंट्रीज़ हैं उसका एक प्रमुख देश है वो भी,
तो इन सभी को बर्बाद करने के लिए ये एक वेपन रचा है। और ऐसा हम ज्योतिषीय आकलन से भी कह रहे हैं, क्योंकि मंगल जब जब भारत की लग्न या राशि को प्रभावित करता है तब तब इस तरह की युद्ध की परिस्थितियां बनती हैं। अभी भी जैसे आप देखिए मंगल वृषभ राशि में जब आए, क्योंकि भारत की लग्न वृषभ है और वृषभ में मंगल के आते ही इस तरह की ये जो कोरोना का अचानक से संक्रमण बहुत तेज़ी से बढ़ा। तो ये ज्योतिषीय आधार पर भी बताता है कि कहीं ना कहीं भारत के ऊपर आक्रमण किया गया, क्योंकि मंगल भारत के लिए मारक ग्रह है, 7वें भाव का और 12वें भाव का स्वामी है, अच्छा ग्रह नहीं है। और मंगल जो कि हम सभी जानते हैं युद्ध को रिप्रेजेंट करता है, ग्रहों के सेनापति हैं मंगल देव। तो लड़ाई झगड़े, वाद विवाद, युद्ध इन्हीं को रिप्रेजेंट करने वाला ग्रह है। और वो जब लग्न में आया उसके बाद ही इस तरह के जो दुष्प्रभाव हैं बहुत तेज़ी से बढ़े। तो इसी से आप समझ लीजिए ज्योतिषीय इंडिकेशन है। और पिछली बार भी मंगल ने जब प्रभावित किया था तब विशेष रूप से केसेस में बढ़ोतरी हुई थी। तो दोस्तों भारत पे ये आक्रमण हुआ है और चीन के द्वारा किया गया है, ऐसा हमें ज्योतिषीय आधार पे लगता है। चीन को हम इसलिए पॉइंट कर रहे हैं दोस्तों, क्योंकि चीन की जो जन्म कुंडली बनती है 1 अक्टूबर 1949 को चीन अभी जिस रूप में है उस रूप में आया था, और उसकी कुंडली बनाने पर मकर लग्न और मकर राशि कुंडली बनती है दोस्तों। और अभी अगर आप ध्यान दें तो सबसे मजबूत ग्रह अगर सारे ग्रहों में कोई है तो वो है शनि, जो कि अपनी स्वयं की राशि मकर राशि में बैठे हुए हैं। डिग्री उनकी 15 से 20 डिग्री के बीच चल रही है। और जब लग्न में किसी भी व्यक्ति के लग्न में उसका स्वयं का स्वामी बैठता है तो उस व्यक्ति के अंदर ईगो बहुत बढ़ जाता है। उस व्यक्ति में एक तरह का अति आत्मविश्वास हो जाता है और वो डिक्टेट करने लग जाता है। तो चीन जो है जब से मकर राशि में शनि आए हैं, यानी कि जब से उनका प्रभाव शुरू हुआ है, यानी कि समझ लीजिए जनवरी 2020 से, तो चीन ने ठान लिया कि वो वर्ल्ड को, दुनिया को डिक्टेट करेगा और वो डिक्टेट करने का प्रयास कर रहा है दोस्तों। मकर राशि का शनि जो कि उसके लग्न और राशि दोनों है मकर राशि, उसमें शनि बैठा हुआ है अभी वर्तमान में गोचर में। और वो पूरी तरह से चीन और चीन का जो राष्ट्राध्यक्ष है वो चाहता है कि वो दुनिया को डिक्टेट करे, दुनिया पे चीन का राज हो। यही उनका प्रमुख और अंतिम सपना है, और जिसको पूर्ण करने में वो लोग पूरी तरह से जुटे हुए हैं, भले ही कितने ही लोगों की इसमें जान क्यों न चली जाए। दोस्तों चीन जो है वो डिक्टेट कर रहा है, ऐसा हम आपको ज्योतिषीय आधार पे बता रहे हैं, क्योंकि शनि लग्न में बैठ करके उसको एक तरह का कॉन्फिडेंस भी दे रहा है और उसके जो प्रयास हैं उसमें सफलता भी उसको अभी दे रहा है। लेकिन जैसा हमने बताया कि चीन की ये मनमानी कब तक चलेगी इसकी बात हम आपसे करेंगे। तो सबसे पहली बात तो यह है दोस्तों कि अभी जब मंगल जून में 2 जून को कर्क राशि में आएंगे तो शनि के सामने मंगल आएंगे और निश्चित रूप से कुछ छुपी हुई बातें और सामने आएंगी चीन के बारे में, चीन पे एलिगेशंस और भी बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों इतना सब कुछ करके चीन बच कैसे रहा है, क्योंकि उसकी दशा जो है दोस्तों वो बुध की दशा शुरू हुई है 2019 के अक्टूबर से ही। और बुध चीन की जो कुंडली है उसमें त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है। और ज्योतिष के जो छात्र हैं, ज्योतिष से जो जुड़े हुए लोग हैं, वो ये बात अच्छे से समझ लें कि ग्रह का सबसे महत्वपूर्ण आयाम, सबसे महत्वपूर्ण बात यह है दशा देखने में कि वो कहाँ बैठा हुआ है। वो नीच का भी हो तो भी अगर अच्छे भाव में बैठा हुआ है तो नुकसान नहीं पहुंचाता है, फायदा ही देता है। चीन की कुंडली में बुध जो है त्रिकोण भाव में बैठा हुआ है और बुध में बुध की अंतर्दशा अभी चल रही है। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जब ग्रह में स्वयं की अंतर्दशा चलती है तो गोचर ज़्यादा प्रभावी होता है और महादशा थोड़ी सी कम प्रभावी होती है। हालांकि
बुध जो है त्रिकोण में बैठा हुआ है, इसलिए शुभ परिणाम दे रहा है। इसके अलावा गोचर में भी जैसा हमने आपको बताया, शनिदेव लग्न में बैठ के उनका प्रभाव बहुत बढ़ा रहे हैं चीन का, और इस वजह से चीन डिक्टेट कर रहा है। लेकिन दोस्तों अक्टूबर 2021 तक बुध में बुध चलेगा, उसके बाद बुध में केतु आएगा। केतु भी उनके नवम भाव में बैठा हुआ है, तो यथा स्थिति चलती रहेगी 2022 के अक्टूबर महीने तक। उसके बाद बुध में शुक्र आएंगे, वो भी खराब नहीं जाएगा इनके लिए, और 25/8/2025 तक का समय भी चीन का, हालांकि थोड़े संघर्षों के साथ, लेकिन निकल जाएगा दोस्तों। समस्या चीन को आने वाली है 25 अगस्त 2025 से, और वहां से निश्चित रूप से ये देश कई टुकड़ों में टूटेगा। ये मेरी भविष्यवाणी आप नोट कर लीजिए। चीन अभी जिस रूप में है उस रूप में नहीं रहेगा, और उसके किए की सजा उसको मिलेगी। चीन को किए की सजा मिलना शुरू तो हो जाएगी 23 मई के बाद से ही उस पर प्रेशर बढ़ना शुरू हो जाएगा दोस्तों। इसी वर्ष जब शनि वक्री होंगे, और अगले लगभग जैसा 141 दिन तक शनि वक्री रहेंगे, तो 141 दिन का समय काफ़ी होता है। इस समय दुनिया अगर चाहे, भारत अगर चाहे, अमेरिका अगर चाहे, या दूसरे देश अगर चाहें, तो चीन को इस समय पे काफ़ी दबाव में ला सकते हैं। इस समय का सदुपयोग करना चाहिए दूसरे देशों को, और इस समय चीन अपनी मनमानी नहीं कर पाएगा, ये बात आप निश्चित मान लीजिए। कोरोना का जो दुष्प्रभाव है वो जैसा हमने अपने पहले भी वीडियोस में बताया है, 23 मई के बाद कम होगा। जो अपने हाथ पैर फैलाया हुआ है चीन अभी, उसको समेटने पड़ेंगे 23 मई के बाद। लेकिन जिस दुर्दशा की आप इच्छा रखते होंगे चीन के लिए, क्योंकि उसने दूसरे देशों को इसी रास्ते पे चलाने की कोशिश की है, इसीलिए मैं इतने कड़वे शब्दों का उपयोग कर रहा हूँ, तो वो 2025 अगस्त के बाद निश्चित रूप से आएगा वो समय। और हम और आप यदि इस चराचर जगत में सभी लोग रहे, तो उस समय का हम सभी को इंतजार रहेगा। अब दोस्तों दूसरी बात पे आते हैं कि भारत का जो समय है, जिसमें हम ज़्यादा इंटरेस्टेड हैं। हालांकि हम भारतीय काफ़ी सहिष्णु हैं, दूसरे के बुरे के बारे में ज़्यादा हम नहीं सोचते हैं। तो निश्चित रूप से जिन कड़वे शब्दों का मैंने प्रयोग किया है उनको थोड़ा मॉडरेट हमें भी करना चाहिए। लेकिन चूँकि समय ही ऐसा है, ऐसी परिस्थितियों में इस देश ने हम सभी को डाल रखा है, तो निश्चित रूप से ऐसे भाव आना स्वाभाविक है। अब हम तो अपने देश के बारे में इंटरेस्टेड हैं, आप सभी अपने देश के बारे में इंटरेस्टेड होंगे। भारत का समय दोस्तों कैसा है, तो इस बारे में एक खुशखबरी मैं देना चाहूँगा आप लोगों को कि 23 मई 2021 से जो चंद्र में शनि का अंतर चल रहा था दोस्तों, और शनि भारत के लिए जैसा कि हम जानते हैं कि युद्धजनक परिस्थितियां लाता है और कहीं न कहीं जन धन की हानि भी कराता है, तो उसका समय अब समाप्त होने पे है और चंद्र में बुध का समय आ जाएगा। चंद्र में बुध दोस्तों जब भी किसी की दशा अंतरदशा में आता है तो एक तरह का डायलेमा, एक तरह का असमंजस की स्थिति रहती है जातक कुंडली में। किसी व्यक्ति की कुंडली में अगर आता है, देश की कुंडली में जब चंद्र में बुध का समय आ रहा है, तो निश्चित रूप से कहीं ना कहीं कुछ ऐसी परिस्थितियां बनेंगी जिससे देश असमंजस में रहेगा। और ये जो समय है दोस्तों, ये भी लगभग 1 वर्ष का समय है, और इस 1 वर्ष के समय में कुछ असमंजस की स्थितियां रहेंगी। लेकिन जो घातक परिस्थितियां थी चंद्र में शनि में, वो घातक परिस्थितियां अब दूर होंगी। चंद्र में बुध जो है कोरोना का जो कष्ट है उसमें भी कमी लाएगा, कोरोना का जो आने वाले तीसरी लहर का खतरा है उसमें भी कमी लाएगा। हालांकि अक्टूबर के आसपास हमने इसको प्रेडिक्ट किया है, अक्टूबर नवंबर में, क्योंकि जिन डिग्रीज में गुरु की इस बार कोरोना फैला था, यानी कि गुरु की शुरुआती डिग्री कुंभ राशि में 0 डिग्री से लेकर के लगभग 3 डिग्री,
उस समय भी नवंबर के महीने में लगभग भी कोरोना का संक्रमण बढ़ सकता है। और चूंकि संतान भाव के स्वामी हैं बुध, तो निश्चित रूप से जैसा कि ये एंटिसिपेट किया जा रहा है कि बच्चों पे कुछ संकट बढ़ सकता है, तो संकट बहुत ज़्यादा खतरनाक नहीं आएगा, लेकिन बच्चों पर उसका प्रभाव थोड़ा ज़रूर होगा। तो उस विषय में देश को सोचना चाहिए। जैसा कि अमेरिका ने बच्चों के लिए वैक्सीन डेवलप की है, उसको आयात करके और बच्चों को देने का प्रयास अवश्य करना चाहिए। नवंबर के महीने तक काफ़ी समय है इस दौरान। तो दोस्तों, ये भारत के लिए जैसा मैंने बताया कि अकाल मृत्यु और कष्टजनक स्थितियों के कारक ग्रह शनि, जो कि भारत की जो राशि है उससे मारक स्थान और आयु स्थान के स्वामी हैं, और उनका अंतर्दशा उनकी समाप्त हो गई और अब चंद्र में बुध की अंतर्दशा शुरू हो गई। तो चंद्र में बुध जो है निश्चित रूप से कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, इंश्योरेंस, इन सेक्टर्स को काफ़ी बढ़ावा देने वाला रहेगा हमारे देश में, और फाइनेंस के मामले में, प्लानिंग के मामले में, शेयर के मामले में भी अच्छे परिणाम लेकर के ये आ सकता है। लेकिन चूंकि चंद्र में बुध है, तो कहीं ना कहीं जो बातें मैंने बोली, विशेषकर शेयर मार्केट में कुछ असमंजस की स्थिति भी निवेशकों के बीच में रहेगी। निवेश करें या ना करें, लॉन्ग टर्म करें, शॉर्ट टर्म करें, ये जो कौतूहल है, ये जो डायलेमा है, ये बढ़ सकता है इस एक वर्ष के दौरान। अब दोस्तों, चूंकि भारत की कुंडली की हम बात कर रहे हैं, और जैसा कि कई अन्य ज्योतिषियों ने भी ये बात की है कि 1962 में जिस तरह की ग्रह स्थितियाँ थीं, उसी तरह की ग्रह स्थितियाँ बन रही हैं। और इंडो चाइना वॉर हुआ था, जैसा कि हम सभी जानते हैं, 20 अक्टूबर 1962 से 21 नवंबर 1962 तक वो चला था। और निश्चित रूप से अभी की जो ग्रह स्थितियां हैं उसमें और उस समय की ग्रह स्थितियों में कुछ सामंजस्य तो है। जैसा कि मंगल उस समय भी नीच के थे, अभी भी 2 जून से नीच के हो रहे हैं। तब भी शनिदेव मकर राशि में बैठे हुए थे, हालांकि केतु के साथ थे और मंगल राहु के साथ थे। अभी ऐसा नहीं है। और कुंभ राशि में उस समय भी गुरुदेव थे। अभी जो स्थितियां हैं, उस समय तो गुरु जो हैं वो वक्री थे, अभी गुरु मार्गी हैं, हालांकि जून में वो भी वक्री हो जाएंगे। तो ये जो परिस्थितियां हैं दोस्तों, निश्चित रूप से 1962 से लेके अभी की जो परिस्थितियां हैं ग्रहों की, वो काफ़ी हद तक मेल खाती हैं। तो पाकिस्तान या चीन के साथ, विशेषकर चीन के साथ फिर से कन्फ्रंटेशन की परिस्थितियों से इनकार नहीं किया जा सकता। जैसा कि हमने बताया, फुल फ्लेज्ड फिजिकल वार होना अब थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि दोनों देश परमाणु बम से लैस हैं, और निश्चित रूप से ऐसे में कोई भी देश पूरी तरह से युद्ध का रिस्क नहीं लेना चाहेगा। लेकिन बॉर्डर पर टेंशन, बॉर्डर पर झड़प और थोड़ा गंभीर झड़प होने का इस बार भी परिस्थितियां जून के बाद बनेंगी। और जून से लेकर के सितंबर के महीने तक आप देखेंगे कि ये जो परिस्थितियां हैं ये बढ़ेंगी, और बॉर्डर पर चीन के साथ विशेष रूप से युद्ध की परिस्थितियां बनेंगी। लेकिन जैसा मैंने बताया कि उस समय राहु और केतु, शनि मंगल के साथ राहु थे और शनि के साथ केतु थे। अभी की जो परिस्थितियां हैं, चूंकि राहु भारत की लग्न में स्थित हैं, तो इस समय पर चूंकि राहु छुप के वार करते हैं और लग्न में भारत के स्थित हैं, तो भारत को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में आ सकते हैं। तो छुप कर वार भारत पर हो सकता है, चीन के द्वारा हो या पाकिस्तान के द्वारा हो या सम्मिलित प्रयास के द्वारा हो। तो जून का जो समय है दोस्तों, जून से लेकर सितंबर तक का जो समय है, इस समय
भारत की सेनाओं को और भारत की सीमाओं को बहुत ही अलर्ट पे रहने की ज़रूरत है और हम सभी को भी कमर कसने की ज़रूरत है, क्योंकि यही वो समय होते हैं जब देश की आपको सबसे ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब देश में कोरोना के कारण त्राही त्राही है और यदि ऐसे समय में बॉर्डर पे कुछ परेशानियां पैदा हो तो हमें हर तरह से कमर कसनी चाहिए। तो ये जो समय है दोस्तों, हमें लगता है कि भारत को तैयार रहना चाहिए और टेंशन के लिए, कन्फ्रंटेशन के लिए इस समय ग्रह स्थितियां, ग्रहों की जो फ्रीक्वेंसी है वो बता रही है। अब दोस्तों अंतिम बात, जो 5G के साथ लोग कोरोना को जोड़ के देख रहे हैं, तो इसके बारे में मैंने सोचा कि थोड़ी स्टडी करूं और स्टडी करने में मुझे एक पेपर मिला जो रिसर्च पेपर है जिसमें जीका वायरस पे इस तरह की जो फ्रीक्वेंसीज़ हैं, मॉड्यूलेशंस हैं, उसका क्या प्रभाव है और चूहों पे वो प्रयोग किया गया और जीका वायरस से इन्फेक्टेड जो चूहे थे उनमें इस तरह के मॉड्यूलेशंस दे करके देखा गया तो उसका काफ़ी प्रभाव उन चूहों पर पड़ा और उससे ये समझ में आता है कि इस तरह के जो वायरस है उसको फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन से प्रभावित किया जा सकता है। तो दोस्तों आप समझ लीजिए कि ये जो भी 4G, 5G, 3G है, इसकी जो भी फ्रीक्वेंसीज़ हैं, वेव्स हैं, इससे निश्चित रूप से जिस तरह से जीका वायरस प्रभावित हुआ उस तरह से कोरोना वायरस भी हो सकता है प्रभावित हो। कुंडली का भी हमने अध्ययन किया तो हमने पाया कि जब दिसंबर के महीने में 2019 में ये कोरोना वायरस की समस्या प्रारंभ हुई, उस समय भी राहु केतु के एक्सिस में शनिदेव थे और जिसकी वजह से ये कोरोना वायरस का संचरण शुरू हुआ। और राहु और केतु जो हैं दोस्तों, वो इलेक्ट्रॉनिक्स को भी, इस तरह के जो मॉड्यूलेशंस हैं, वेव्स हैं, उसको भी रिप्रेजेंट करते हैं और वायरसेस को भी केतु रिप्रेजेंट करता है। तो दोनों में कहीं ना कहीं सामंजस्य भी है। हम कंक्लूसिव कोई रिमार्क नहीं दे रहे हैं, लेकिन निश्चित रूप से इस विषय में और खोज होना चाहिए कि क्या फ्रीक्वेंसीज को मॉड्यूलेट करके वायरसेस को एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में कोर्स किया जा सकता है, एक पर्टिकुलर दिशा में भेजा जा सकता है, वायरस की संख्या बढ़ाई जा सकती है, घटाई जा सकती है। इस तरह का कुछ रिसर्च हो सकता है, ज़रूर हमारे देश के जो वैज्ञानिक हैं, दुनिया के वैज्ञानिक हो सकता है कर रहे होंगे, जैसा जीका वायरस पे एक साइंटिस्ट ने किया। तो दोस्तों ये थी आज की कुछ प्रमुख बातें जो मैं आपसे करना चाहता था। और अच्छी बात इसमें जो निकल के आई कि भारत के लिए जो मारक वाला समय था वो अब समाप्त हो गया है। तो निश्चित रूप से अब अगर कोरोना आएगा भी तो इतना हताहत लोगों को नहीं कर पाएगा, ऐसा हमें लगता है 23 मई के बाद से। दूसरी प्रमुख बात कि चीन के लिए ख़राब समय भी 23 मई से शुरू हो रहा है और सितंबर अक्टूबर तक चीन को दबाया जा सकता है, चीन से उगलवाया जा सकता है सच। तो इस समय का सदुपयोग अगर दूसरे देश करें तो अच्छा होगा। और आप सभी से अनुरोध कि अगर ये वीडियो आपको पसंद आया तो इसको ज़रूर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। और कोरोना वायरस से जो लोग ठीक हो रहे हैं उनसे एक ही अनुरोध कि पृथ्वी पर मानव ने बहुत अपना मनमानी की है और शायद इसी की सज़ा हम लोगों को मिल रही है। तो जब भी आप ठीक होते हैं कोरोना के संक्रमण से या आपका कोई करीबी ठीक होता है तो पृथ्वी पर अपना उपकार मानते हुए एक पौधा ज़रूर लगाएं या कोई भी ऐसा काम जो कि नेचर को पुष्ट करने वाला हो, प्रकृति को पुष्ट करने वाला हो, उसमें नदी की सफाई हो या पौधे लगाना हो या इस तरह का अन्य कोई भी काम आप करें तो ये एक सच्चा इनपुट होगा, सही मायने में आपका एक योगदान होगा, ऐसा हमें लगता है। तो मुझे इजाज़त दीजिए। नमस्कार। अगले वीडियो में फिर आपके बीच उपस्थित होऊंगा।
धन्यवाद। अपना ध्यान रखिए। नमस्कार।